पार्टीशन से बंटवारे से कई साल पहले नलकरी फॉरेस्ट, कर्नाटका। नलकरी फॉरेस्ट में फॉरेस्ट बंगलों में कुछ तैयारियां चल रही हैं। हल्का हल्का सा धुआं उठता हुआ चिमनी में से एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। बंगलों का केयरटेकर विश्वा खूब तैयारियों में मगन है। कुछ जल्दी जल्दी आज काम मुकम्मल कर रहा है। साथ साथ कुछ आस पड़ोस के जो मज़दूर हैं उनको सफाइयों पे लगाया हुआ है। और विश्वा की जो पत्नी हैं ये वही हैं जो बावर्ची खाने में काम कर रही हैं, और उन्हीं के पकवान की ये जो धुआं उड़ता है दिखाई देता है, उन्हीं के पकवान की वजह से अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू हर जगह फैली हुई है। और इसी की पत्नी का साथ में निभा रही हैं इसकी 8 से 9 साल की छोटी बेटी रानी। वो भी साथ साथ काम करवा रही है। काम तो कम है लेकिन बस उछल कूद ज़्यादा है। वो हाथों में उसके छोटी छोटी चूड़ियाँ छन छन ज़्यादा कर रही हैं और उसके काम की जो बातें हैं वो ज़्यादा हैं। बस किसी भी तरीके से शौक़ है कि मैं अपनी माताजी का हाथ बंटवाऊँ, लेकिन खेल कूद में ही मगन है और बावर्ची खाने में बस इधर से उधर दौड़ती फिर रही है। सफाई का हालात देखते हुए अब विश्वा भागा आ रहा है यहाँ बावर्ची खाने में देखने के लिए कि पकवान कहाँ तक पहुँचे, क्या तैयारी है और कहाँ तक खाने की तैयारी मुकम्मल हुई है। यहाँ आता है तो देखता है कि जो रानी है वो तो खेल कूद में मगन है और उसकी पत्नी तकरीबन अपने खानों की तादाद को मुकम्मल कर चुकी है। रानी बहुत खुश है क्योंकि ये जो सब एक्टिविटी है ये गैर मामूली है, रूटीन में तो होती नहीं, इनकी रूटीन की नहीं है। ये तो कोई ख़ास किसी की आमद है जिसकी तैयारियाँ हो रही हैं, तो रानी इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड है। और जैसे ही उसके पिताजी विश्वा किचन में आते हैं बावर्ची खाने में, वो एकदम से उनको गले लगा लेती है। तो विश्वा कहता है कि हाँ हाँ रानी, आज तो तुम भी बहुत चहक रही हो, लगता है कि साहब के आने की तुम्हें भी बहुत खुशी है। तो बस रानी मुस्कुरा के नीचे देखना शुरू हो जाती है और फिर से अपने खेल कूद में मगन हो जाती है। तो विश्वा पूछता है अपनी पत्नी से कि खाने की तैयारी तो सब ठीक है, सब ओके है। वो बताती है कि जी हाँ सब ठीक है, बस साहिब आएंगे तो उनको सब चीज़ें तैयार ही मिलेंगी। यहाँ साहिब भी अपनी सफ़र से मुकम्मल करते हुए इधर ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए हैं और इनको टास्क दिया गया है कि नलकरी फॉरेस्ट के आप इंचार्ज होंगे और इसी फॉरेस्ट बंगलों में आगे के साल क़याम करेंगे। थोड़ा तारुफ आपको अब इन साहिब का भी कराते चलें। मेजर हडसन यही साहिब हैं जो कि अपनी बग्गी में, शाही बग्गी में खूब आबोताब के साथ, शान व शौकत के साथ चलते आ रहे हैं नलकरी की तरफ। पहले इनकी पोस्टिंग मैसूर के आसपास एक बंगलों में थी जहाँ पे ये इंचार्ज का काम कर रहे थे, और अब इनकी पोस्टिंग यहाँ पे हो रही है नलकेरी के पास। तो साहिब मेजर हस्टन, उनकी पत्नी और उनके साथ भी एक छोटी सी गुड़िया है जिसका नाम पिंकी है। इसकी भी लगभग उम्र यही 8 से 9 साल की है। ये फैमिली भी अपनी शाही बग्गी में सवार होते हुए इन्हीं खूबसूरत हरे भरे जंगलात से गुज़रते हुए, इलाके से गुज़रते हुए, इस समा को खूब एंजॉय करते हुए अपना रास्ता आगे मुकम्मल कर रहे हैं इसी फॉरेस्ट बंगलों की तरफ। इनकी बेटी पिंकी ने भी, शायद किसी ने इसको भी चूड़ियाँ गिफ्ट की हैं। उसके हाथों में ये गोरी, हाथों में कलाइयों में ये चूड़ियाँ खन खन करती हुई, जो कि इसने बग्गी की खिड़की से बाहर रखी हुई हैं और बाहर की मिस्ट को, जो धुंध है, उसको फील कर रही है। पिंकी को ये एरिया बहुत पसंद आ रहा है, साथ ही मेजर हडसन को भी और उनकी पत्नी को भी। इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड चलता आ रहा है ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके, और बग्गी वाहन भी मौजूद है। यहाँ विश्वा बस कभी सफाई के हालात देखता है जो कि मुकम्मल हो गए हैं और मज़दूरों को अब पैसे दे के वहाँ से चुकता करता है, और अपनी पत्नी को भी कहता है कि बस अब तुम भी सारे बर्तन वगैरह सब रेडी कर दो अच्छे से, कभी भी साहिब पहुँच जाएंगे। और एक अजीब सी फुर्ती आई हुई है विश्वा में। कभी जाके लपक के उस ऊंचे से टीले की तरफ देखता है जहाँ से कि सड़क पे से आती हुई बग्गी नज़र आ जाएगी। कभी वापस फुर्ती से अपने बंगले में आता है कि सब ठीक तो है ना। तो एक अजीब चाबी भरी हुई है आज, बहुत एनर्जी है, बहुत फुर्ती है इस विश्वा में। कुछ ख़ास सेवा भी तो करनी है साहिब की, और उनको अच्छे से उनका स्वागत करना है, इस्तकबाल करना है। और अब जो विश्वा जाके देखता है इस टीले के ऊपर, तो इसको वो काले रंग की शाही बग्गी सी नज़र आ जाती है।
अपने आबोताब से चलती हुई इसी के फॉरेस्ट बंगलों की तरफ आती हुई। आवाज़ देता है पत्नी को कि साहब आ गए हैं, बस अब तैयार हो जाओ, तुम लोग ज़्यादा आगे पीछे ना होना, अपने अपने कामों से काम रखना। और अपनी बेटी को भी कहता है रानी को कि रानी, साहब के साथ बिल्कुल भी आगे सामने ना आना, तुम भी पीछे पीछे छुप जाना, यह ना हो साहब कहीं तुम्हारी वजह से परेशान हो। जो कि अमूमन सभी मुलाजिम अपने अपने घर वालों को तंबी करते हैं, बताते हैं। अभी तक तो बग्गी दिखाई दे रही थी, अब उसकी आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता इनके कानों तक पहुंचना शुरू हो गई है। उसके पहियों की चरचर, घोड़ों की टाप आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आ रही है और करते करते अब बग्गी इनके सामने रोकी गई है। दरवाज़ा खुलता है बग्गी का और साहिब जो है मेजर हडसन नीचे उतरते हैं और मिलते हैं विश्वा से। विश्वा उनको सलाम करता है, प्रणाम करता है और उनसे वेलकम कहता है। इस तरह अब मिसेस हडसन भी नीचे उतर आई हैं और अब उनकी बेटी पिंकी की बारी है, जो कि अभी तक तो इस खिड़की में से झांक रही थी, जो कि बग्गी की खिड़की थी, और आसपास के सब नज़ारे को देख रही थी कि हरियाली कितनी प्यारी है यहाँ पे और अभी भी मिस्ट है यहाँ पे, कितना प्यारा समा है, कितना प्यारा मंजर है। अब गुड़िया को उतरने की बारी है, तो गुड़िया को उतारने के लिए विश्वा आगे होता है और उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारता है और उससे बात करता है कि मेरा नाम विश्वा है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बताना। एक अच्छी दोस्ती का उससे ताल्लुक़ बनाना चाहता है। यहीं बस पैसे से गुजरते हुए अब ये जाएंगे फॉरेस्ट बंगलों के अंदर, और फॉरेस्ट बंगलों के दरवाजे के बाहर ही एक कोर्ट में चुपी खड़ी है विश्वा की पत्नी और रानी। रानी दूर से जब बग्गी को देख रही थी, फिर उसके बाद साहब को देखा और उसके बाद उनकी पत्नी को देखा। अब रानी की आंखें निगाहें जो थीं वो टिकटिकी बांधे बंद गई थीं पिंकी की तरफ, क्योंकि ये तो उसकी हम उम्र थी। अब कहीं और आंखें जा नहीं रही थीं, कहीं नज़रें जा नहीं रही थीं, अब सिर्फ इसकी नज़रें पिंकी की ओर थीं कि इस जंगल में, इस माहौल में इसको अपना एक साथी मिल गया था, क्योंकि रानी का कोई और बहन भाई तो था नहीं। और यहाँ पिंकी अब सब जगह को देखती हुई, नज़रें दौड़ाती हुई, कभी फॉरेस्ट बंगलों की तरफ देखती है, कभी पैसेज की तरफ, कभी आसपास के पहाड़ की तरफ, कभी वो जो टी गार्डन हैं दूर नज़र आ रहे हैं उनकी तरफ। अब करते करते इसकी भी निगाहें बन जाती हैं एकदम से रानी की तरफ। जो रानी को देखती है तो ये भी बस रानी को ही देखती रहती है, क्योंकि यहाँ पिंकी का भी कोई बहन भाई तो था नहीं, उसको भी इस खूबसूरत जगह पे अपना एक होमवर्क मिल गया था, अपने साथ का ये एक बच्ची मिल गई थी जो कि इसकी शायद सहेली बन सकती थी। तो पिंकी की भी वही फीलिंग होती है रानी को देख के कि हाँ, यहाँ शायद इससे मुलाकात हो, इससे बात हो, ये तो अपनी जोड़ी जम सकती है, क्योंकि बच्चे तो बस बच्चे ही होते हैं और वो प्यार की भाषा ही समझते हैं। अब आगे आगे विश्वा सामान उठाए और बाकी जो स्टाफ है सामान उठाए अंदर अंदर चलते हैं आगे। पीछे पीछे मेजर साहब हैं, उनकी पत्नी और पिंकी आगे चलते हुए। तो जैसे ही बंगले के दरवाजे के पास पहुंचती है तो जो विश्वा की पत्नी होती है वो भी उनको प्रणाम करती है और वो बताता है कि ये मेरी पत्नी है। वो भी उसके सलाम का जवाब देते हैं और यहाँ पे अब बहुत करीब से एक दूसरे को रानी और पिंकी देखती हैं। दोनों की निगाहें तो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन दोनों की निगाहें एक कॉमन चीज़ के ऊपर हैं। वहाँ पिंकी रानी के हाथ की कलाइयों की चूड़ियाँ देख रही है और यहाँ रानी पिंकी की गोरी गोरी कलाइयों की चूड़ियों को देख रही है, और दोनों देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक जैसा ही एक चूड़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोनों की खूब जमने वाली है। तो पिंकी जो है अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए कहती है कि देखें, उसके हाथों में भी चूड़ियाँ हैं मेरी जैसी। तो उसकी मिसेस हडसन जो होती हैं वो कहती कि हाँ, ये वाकई बहुत ब्यूटीफुल है, ये वाकई बहुत क्यूट है, और ये कह के मुस्कुरा के देखती हैं रानी की तरफ और अंदर चले जाते हैं ये लोग अपने घर के अंदर। अंदर जाके विश्वा इन सब का सामान रखता है और वो कहता है कि साहिब आप थक गए होंगे सफ़र से, तो आप बताएं कि आप बाहर बैठेंगे, बाहर चाय का इंतज़ाम कर दूं या चाय अंदर ही ले आऊं। तो मेजर साहब देखते हैं अपनी पत्नी की जानिब के तुम्हारा क्या इरादा है। तो एकदम से पिंकी बोल उठती है कि बाहर ही बैठेंगे, बाहर लॉन बहुत प्यारा है। वो सब बाहर ही आने को प्रेफर करते हैं और यहाँ विश्वा बाहर आके अपनी पत्नी को कहता है कि चाय का सामान बाहर गार्डन में लगा देना, बस थोड़ी देर में साहिब आ जाएंगे। और कहता है रानी को, रानी तुम ज़रा दूरी रहना, ज़्यादा करीब ना आना। साहिब अपनी पत्नी के साथ और पिंकी के साथ अब बाहर गार्डन में आ गए हैं और अपनी इन चेयर्स पे बैठ के इस आसपास के जंगल के खूबसूरत नज़ारे को खूब एंजॉय करते हैं। दूर एक साइड पे जंगल है, एक साइड पे ढलान है जहाँ से टी गार्डन्स नज़र आ रहे हैं,
और एक साइड पे दूसरी जगह सारा जंगल फैला हुआ है। खूबसूरत समा, बस इनको तो ये जगह ऐसी लगती है कि जैसे जन्नत का एक टुकड़ा आ गया हो। ये जगह पिंकी को भी बहुत पसंद आती है। कभी दौड़ के उस ओर जाती है गार्डन के, कभी दौड़ के उस ओर जाती है, कभी दौड़ के जाना चाहती है किचन की तरफ जहाँ पे इसको रानी नज़र आई थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी हिचकिचा रही है, हेजिटेट कर रही है कि हो सकता है कि वहाँ मेरा जाना ठीक ना हो। और दूर से ही वहाँ पे रानी की तरफ देख रही होती है। अब रानी भी एक पिलर के पीछे ओट में खड़ी हुई चुप चुप के पिंकी की जाने पे देख रही होती है। यहाँ विश्वा चाय पानी का सारा नाश्ते का सामान ला के टेबल पर रखता है और ये अपने अब खाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, चाय नाश्ते में मसरूफ़ हो जाते हैं। साथ ही विश्वा खड़ा है ताकि कोई साहब को ज़रूरत हो तो मुझे बताएं और मैं उनकी सेवा कर सकूं। यही सब नोटिस करते हुए एकदम से विश्वा की नज़र पड़ती है रानी पे, अपनी बेटी पे, जो कि पिलर के पीछे खड़ी है और वो देख रही है इसी तरफ। उसकी नज़रें पिंकी की जानी भी हैं और कहीं ना कहीं पिंकी भी खाते हुए उसकी तरफ देख रही है। तो विश्वा आवाज़ देता है उसको कि थोड़ा पीछे होके के इशारा करता है कि यहाँ से ज़रा गायब हो जाओ। मिसेस हडसन ये भी नोट कर रही होती हैं और कहती हैं कि नहीं विश्वा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आना चाहती है तो उसको आने दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो उसको बुलाती हैं और वहाँ से रानी फ़ौरन इधर आना तो चाहती है, लेकिन थोड़ा घबराते हुए, शर्माते हुए डर के अंदर किचन में चली जाती है अपनी माँ के पास। तो फ़ौरन ही पिंकी जब देखती है कि माता जी ने उसको बुलाना चाहा है रानी को, तो कहती है कि क्या मैं अंदर जाके उसको बुला के ला सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिलचस्पी रखती है रानी के साथ बात करने में, उसके साथ खेलने में। तो मिसेस हडसन कहती कि हाँ, तुम नाश्ता करके वहाँ जा सकती हो। और फ़ौरन से जल्दी जल्दी मुकम्मल करके नाश्ता पिंकी चल पड़ती है विश्वा के साथ किचन में। और अब जाके इन दोनों की नज़रें जो दूर दूर से एक दूसरे को देख रही थीं, अब करीब से देखती हैं और विश्वा मिलवाता है रानी को पिंकी साहिबा से। अब दोनों ये सहेलियां बनने जा रही थीं और पिंकी उसकी हाथ में हाथ डाल के उसको अपना नाम बताती है, उसे हाथ मिलाती है और इस तरह रानी भी उसको अपना नाम बताती है। और दोनों एक दूसरे की चूड़ियों की तरफ देखती हैं कि चूड़ियाँ वाकई बहुत प्यारी हैं और दोनों ही मुस्कुराने लगती हैं। शायद ये मुस्कुराहट थी जो कि इनकी दोस्ती की पहला कदम साबित हुई और अब आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगी थी। तो रानी कहती है कि हम बाग में चल के खेलें। पिंकी कहती है कि हाँ, बहुत बड़ा बाग है, आओ यहीं पे चल के खेलेंगे। दोनों फ़ौरन से बस भागने दौड़ने लगती हैं और ये शायद अभी जो एक रिश्ता अनजान था, अब इसको एक खूबसूरत नाम मिल गया था और वो था दोस्ती का। अब तो साहिब हर जगह बस बच्चों की खेलने की आवाज़ें, यहाँ से इनकी खिलखिलाने की आवाज़ें कि उसको पकड़ो, नहीं उसको पकड़ो, और पूरे गार्डन में ये खेलती फिर रही हैं। तो विश्वा थोड़ा सा एम्बेरस और थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा होता है कि शायद साहब को ये बुरा लगेगा और ये क्या शोर मचा रही हैं और उसमें मेरी बेटी शामिल है। तो मिसेस हडसन कहती हैं कि नहीं विश्वा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें खेलने दो। यहाँ पिंकी भी तो अकेली है, हमें तो था कि यहाँ पे ये बहुत बोर हो जाएगी और उसके साथ कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये तो एक नेमत है जो कि तुम्हारी बेटी यहाँ मौजूद है और उसको इतनी अच्छी लगी और दोनों की दोस्ती भी हो गई है, तो तुम परेशान ना हो। ये सुन के विश्वा भी कुछ अब ज़रा सुकून में आता है, उसकी जान में जान आती है, क्योंकि क्या करें, साहिब कहीं नाराज़ ना हो जाए तो मुलाजिम तो परेशान ही रहता है। अब चाय मुकम्मल हो जाती है और साहिब और मिसेस हडसन अंदर रेस्ट करने जाने लगते हैं और पिंकी को भी बुला लेते हैं। साहिब कहते हैं कि विश्वा, हम शाम में चलेंगे, टी गार्डन का एक दौरा करके आएंगे, तो तुम भी मेरे साथ चलना, साथ में गार्ड भी होगा। विश्वा कहता है ठीक है साहिब, हम शाम में चलेंगे। दोपहर को सब रेस्ट करके उठते हैं, सब की अब आँख खुलती है तो बाहर आते हैं साहिब और पिंकी भी, साथ में मिसेस हडसन भी। देखते हैं तो बाहर अभी भी समा वैसा ही है और हर जगह फॉग है, मिस्ट है, धुंध है, वही खूबसूरत समा हर जगह मौजूद है। जंगलों से परिंदों के चहकने की आवाज़ें आ रही हैं और दूर वो जो टी गार्डन का एक सारा नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। साहिब कहते हैं कि चलो भाई विश्वा, अब चलते हैं, हम एक दौरा करके आते हैं टी गार्डन का, ताकि टाइम से वापस आ जाएं। तो विश्वा कहता है जी साहिब चलिए। अभी 2-3 कदम आगे ही बढ़ाते हैं कि विश्वा रुक जाता है और कहता है कि साहिब वो गार्ड नहीं आया आपका अभी तक। तो मेरे साहब कहते हैं कि हाँ, वो पीछे पीछे आ जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। अब थोड़ा सा विश्वा ज़रा परेशान सा होता है, रिलेक्टेंट सा होता है, थोड़ा हिचकिचाता है कि बग़ैर गार्ड के जाने की शायद उसको कोई दिक्कत हो रही होती है। ये मेरे साहब फ़ौरन समझ जाते हैं, कहते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या विश्वा, क्या गार्ड के साथ जाना ही ज़रूरी है? तो विश्वा बताता है कि साहिब वो सारा जंगल आसपास है और टी गार्डन में आसपास के जंगलों में यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं
जिनमें बाघ भी शामिल हैं, टाइगर्स, और बहुत ही ख़तरनाक हैं। यहाँ पे तो हम दिन के टाइम के अलावा शाम के आसपास और रात में तो बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलने का सोच सकते। ये सुन के मेजर हडसन भी थोड़ा परेशान होते हैं। उनको आइडिया तो होता है कि यहाँ पे टाइगर्स हैं और यहाँ जंगली जानवरों के ख़तरात रहते हैं, लेकिन इतनी हद तक जो है वो प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे गार्ड साथ हर वक्त रहना पड़ेगा और शाम से पहले भी वापस आना पड़ेगा। ये सुन के कुछ मेरे साहब ज़रा परेशान से होते हैं। वो कहते हैं कि विश्वा कोई बात नहीं, हम अपना ख्याल रखेंगे और एहतियात ही बेहतर है, तो क्यों ना गार्ड को पहले आने दो, फिर ही चलते हैं। वहाँ पीछे से गार्ड हाँफता काँपता हुआ, शायद सोते हुए उठते हुए उसको थोड़ी देर हो गई थी, आँख लगी थी उसकी, वो फ़ौरन पहुँच जाता है और अब ये तीनों निकल पड़े हैं टी गार्डन की ओर, सर्वे के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ पीछे ये दोनों नई सहेलियाँ रानी और पिंकी एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, गार्डन में बैठी हुई खूब एंजॉय कर रही हैं, जैसे कि अब दोस्ती का रिश्ता जो है ये बहुत ही पुराना है, जन्मों जन्म पुराना। और जो मिसेस हडसन है ये अंदर अपने कमरे में विश्वा की पत्नी के साथ हेल्प लेते हुए अपने कपड़े जितने भी हैं, जो बॉक्सेस अपने साथ लेके आई हैं, बैग्स अपने साथ लेके आई हैं, उनको अब तरतीब के साथ अलमारी में रख रहे हैं, क्योंकि अब सेटिंग तो वापस करनी है और यहीं पे रहना है। यहाँ विश्वा सर्वे कराता हुआ इस जंगल का टी गार्डन में पहुँच जाता है और बताता है यहाँ के सारे हालात के बारे में, कि यहाँ पे कितनी जो है वो जंगली नबातात है और किस हद तक वो ख़तरनाक हो सकती है। मेरे साहब भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम कल से सुबह ऑफिस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं चाह रहा था कि ज़रा इलाके को थोड़ा देख लूँ, जांच लूँ और इसके बारे में थोड़ा जान लूँ। तो विश्वा बताता है कि साहब यहाँ पे तो बस शाम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और मैं तो आपको यही कहूँ कि आप अपने बंगले से बाहर भी ना आइएगा रात के टाइम और शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा रहता है हर वक्त और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कमरा भी बिल्कुल साथ है आपके, कभी कोई आपको चीज़ चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं। और गार्ड को भी कहता है कि गार्ड भी ज़रा सतर्क रहे और एकदम से अलर्ट रहे, क्योंकि कभी भी किसी वक्त उसको अपनी बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये सुन के मेरे साहब कहते हैं कि वो उसकी तुम फिक्र ना करो, गार्ड की बंदूक चलने से पहले ही मेरी बंदूक चल जाएगी, और अपनी बंदूक की तरफ ज़ोर से हाथ मार के इशारा करते हैं। अब ये बेसिक एक प्राइमरी सर्वे करके मेरे साहब और विश्वा अपने बंगलों की तरफ वापस आ रहे हैं और पीछे पीछे गार्ड भी चल रहा है। दूर से ही जो देखती है पिंकी अपने डैड को आते हुए, तो ज़ोर से चिल्लाती है और खुशी से उनको बुलाती है कि बस ये शायद इस चीज़ की एक्साइटमेंट है कि ये खुश है, खेल रही है और अपने बाप से जाके गले मिल जाती है। और यहाँ रानी बस थोड़ा दूर हट के पिलर के पास खड़ी हो जाती है अपने बाप को देख के, कि कहीं ना कहीं बाप मुझे ये ना कहे कि तुम अभी तक यहाँ मौजूद और खेल रही हो। वो एक छोटा सा उसके दिल में डर तो होता ही है। पिंकी बताती है अपने बाप को, मेरे साहिब को, कि मैं बहुत खूब खेली यहाँ पे और खूब हमने एंजॉय किया, रानी मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। तो ये सुन के मेरे साहब भी खुश होते हैं और कहते हैं जी अच्छी बात है, दोनों मिलकर खेलना और एक दूसरे का ख्याल रखना। शाम हो गई है और बस सूरज की किरणें नीचे हो गई हैं और ढलना शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो रात की अंधेरी है, जो लाली है शाम की, वो अपने पर फैलाती हुई पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। और अब जगह जगह कुछ कुछ फासले पे दिए जलना शुरू हो गए हैं, लालटेन जलना शुरू हो गई है। अब बाहर भी कोई मौजूद नहीं है। बावर्ची खाना है, उसके अंदर से रास्ता निकलता है विश्वे का कमरे का, और अंदर सब मौजूद हैं बंगलों में, जहाँ पे मेजर साहब हैं, उनकी पत्नी है और पिंकी है, और विश्वा, उसकी बेटी रानी और उसकी पत्नी अपने कमरे में मौजूद हैं। यहाँ पे जो गार्ड है वो भी अपने छोटे से कमरे में जाके अब आराम करने लगा है। आज की रूटीन इस तरह मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह आगे के 1 से 2 दिन गुजरते हैं और इनकी रूटीन यही रहती है। मेजर हडसन अपने ऑफिस को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे पीछे जो मिसेस हडसन होती हैं वो अपने घर के सारे मामलात को देख रही होती हैं, साथ साथ जहाँ पे विश्वा की पत्नी की हेल्प चाहिए होती है उसकी हेल्प लेती हैं। और दोनों बच्चियाँ वो तो बस जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी हैं और एक दूसरे के साथ हर वक्त खेल कूद में मसरूफ़ होती हैं। साथ साथ कुछ पढ़ाई भी करती है यहाँ पे पिंकी, और कुछ कुछ पढ़ना सिखाने की कोशिश करती है जो रानी भी सीख सके और उसके काम आ सके। पढ़ाई तो बस नाम की है, कुछ देर की, बस बाकी टाइम तो खेल कूद का है। और जो बड़ा सा आंगन है, बड़ा सा गार्डन है, यहाँ पे हर वक्त की खेल कूद और हर वक्त की चिड़ियों की बच्चों की खन जो है वो मौजूद रहती है। इनकी खिलखिलाहट, हंसने की आवाज़ें हर जगह बस फैली रहती हैं। इस बंगलों में तो जैसे रौनक आ गई हो, किसी ने रूह फूंक दी हो, किसी ने जान डाल दी हो,
ऐसा समा है इस फॉरेस्ट बंगलों में। मेरे साहब आते ही ऑफिस का सारा लोड संभाल लेते हैं और अपने काम को बड़े ही एनर्जेटिक तरीके से संभाल लेते हैं और सभी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज मेरे साहब को काम में इतना दिल लगा कि इनको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और शाम ज़्यादा हो गई है। जो ऑफ़िस बनाया होता है मेरे साहब ने वो कुछ ही दूर होता है, जो कि आराम से दिखाई देता है बंगलों से, और ऑफ़िस से बंगलों भी आराम से देखा जा सकता है। बस कुछ फासला, यही कोई आधे किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं। तो अब रेडी हैं मेरे साहब अपने घर को आने के लिए, और उनके साथ उनका गार्ड मौजूद है, और दोनों चल पड़े हैं अपने बंगलों की तरफ आने के लिए। यहाँ विश्वा को ये परेशानी खाई जा रही है कि आज मेरे साहब को देर क्यों हो गई। वो बार बार उसी ओर जाकर देखता है कि मैं देखूं ऑफिस की तरफ कि अभी तक आए हैं कि नहीं आए, क्या मामला है, क्योंकि शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है और सूरज की किरणें ढल गई हैं और लाली ने पूरे एरिया को घेर लिया है। अंधेरा मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन अंधेरा बस जल्दी होने वाला है। तो विश्वा अब जो जाके देखता है कि बिल्कुल साथ जंगल है, और उसी सड़क से जो सामने पगडंडी जा रही है ऑफिस की तरफ, उसकी तरफ जाके देखे तो उसको मेरे साहब और गार्ड दोनों अपनी तरफ आते दिखते हैं। तो अब ज़रा विश्वा की भी सांस में सांस आती है। विश्वा की नज़रें उनकी जानिब हैं और उसी जानिब जो जंगल की तरफ है, कि ये ना हो कि कोई जंगली जानवर जो कि रात को शाम में निकल आते हैं वो कहीं हमला ना कर दें, क्योंकि यहाँ पे तो आसपास में शाम होते ही बाघ के दौड़ने की आवाज़ और बहुत से मुख्तलिफ़ जंगली जानवरों की आवाज़ पूरे जंगल में और इस इलाके में फैल जाती हैं। आज तो मेरे साहब को भी थोड़ा डर लग रहा है वापसी पे आते हुए। भला सामने तो नज़र तो आ रहा है बंगला अपना, लेकिन क्योंकि विश्वा ने बताया था कि शाम होते ही यहाँ ख़तरा आता है, और ख़ुद भी कुछ दिन पहले कुछ रातों से जंगली जानवरों की आवाज़ें मेरे साहब सुन रहे थे, लेकिन किसी को इन्होंने अपने आंगन में देखा नहीं, इस गार्डन में देखा नहीं, बंगले के आसपास आंखों से नहीं देखा, लेकिन एक डर और खौफ तो मेरे साहब के पास था। तो मेरे साहब अपनी गन को निकाल लेते हैं और साथ साथ गार्ड के पास भी अपनी बंदूकें, और चलते आ रहे हैं लालटेन पकड़े हुए अपने बंगले की ओर। ये सफ़र अच्छे से तय हो जाता है और ये अपने बंगले में खैर से पहुंच जाते हैं। विश्वा मिलता है, कहता है कि साहिब आज आपको देर हो गई, मैं परेशान हो रहा था कि आप अभी तक आए नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ ख़तरा शाम में हो जाता है। तो मेरे साहब कहते हैं कि हाँ, बस आज काम में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि टाइम का पता नहीं लगा, और एकदम से मुझे चौकीदार ने बताया, गार्ड ने बताया, तो मुझे आइडिया हो कि वापस भी तो जाना है। लेकिन तुम ठीक कहते हो, यहाँ आसपास हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मैं नोट किया कि हमारे बंगलों में और ऑफिस के आसपास कोई इतना ख़ास जो है वो परेशानी नहीं है। आवाज़ें आती हैं लेकिन दूर जंगल से आती हैं। वैसे तो मामला ठीक ही हैं, कोई ऐसी परेशानी मुझे लगती नहीं, लेकिन एहतियात बेहतर है। शायद मेरे साहब कुछ रिलैक्स्ड हो गए थे, क्योंकि एक बार इनका एक्सपीरियंस हो गया था इस डर को ओवरकम करने का, इस डर को जीतने का। तो अब वो समझ रहे थे कि शायद बंगलों के आसपास और उस ऑफ़िस के रास्ते में कोई ऐसा ख़तरा हमें पेश ना आए। अब वो डर थोड़ा सा इनका कम हो गया था, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। रात का खाना खा के मेरे साहब का दिल करता है कि कुछ ना बाहर वॉक कर लिया जाए, टहल लिया जाए गार्डन में। तो मेरे साहब बाहर आ जाते हैं अपनी गन के साथ, और ये देखता है गार्ड, तो गार्ड भी बाहर आ जाता है, कहता है साहिब खैरियत है। मेरे साहब कहता है कि हाँ, बस दिल कर रहा था कि कुछ देर वॉक कर ली जाए। सारा दिन तो आज दफ्तर में बैठ के बस ना कोई मैं ताज़ी हवा ले सका हूँ, ना ही अपने नेचर को देख सका हूँ, तो क्यों ना रात के समय को और उस धुंध को थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए और वॉक कर ली जाए। तो गार्ड भी अलर्ट हो जाता है और यहीं पे पिंकी बाहर आ जाती है। मेरे साहब, पिंकी और उनकी मिसेस अब तीनों ये वॉक करने लगे हैं गार्डन में। वहाँ विश्वा के जब कान में आवाज़ें जाती हैं कि कोई चहलकदमी हो रही है बाहर, तो एकदम से परेशान होकर सपटा के बाहर आता है कि ये माजरा क्या है, रात में बाहर आ गए हैं जबकि मैंने मना किया था। तो देखता है कि वो लोग वॉक कर रहे हैं। तो विश्वा कहता है कि साहिब सब खैरियत है, आप इस वक्त बाहर। तो मेरे साहब उसको भी कहता है कि हाँ सब ठीक है, ओके है, बस मैं ज़रा वॉक करने आया था। सारा दिन ऑफिस में बैठ के बस परेशान था, थक गया था, और कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यहाँ वॉक कर रहा हूँ फैमिली के साथ। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, तुम परेशान ना हो। अब ये सुन के विश्वा ज़रा पीछे चला जाता है और फिर भी अपने कमरे की ओर से देखता रहता है कहीं कोई मसला तो नहीं। वहाँ गार्ड भी अपने कमरे में बैठा अलर्ट तो होता है, लेकिन उसको भी आइडिया होता है कि हम घर में तो हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, और यहाँ पे ये फैमिली वॉक कर रही होती है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि ये जिस चीज़ को आसान ले रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा और ख़तरा कभी भी आ सकता है। इसी जंगल में जब ये आवाज़ें सुन दी जाती हैं इनके चलने की, इनकी बातें करने की, तो बहुत से जानवर वहाँ पे मौजूद होते हैं,
जिनका वहाँ मौजूद होना शायद ठीक ना था, गैर मुनासिब था। और वहीं पे मौजूद होता है एक बाघ उसी नीयत के साथ जो कि शायद हमला करने जाता था इसी फैमिली के ऊपर। वो जल्दी जल्दी से आवाज़ें सुनता हुआ इस जंगल में से और पहुंचता है दरख्तों से पहले पहले और देखता है कि इसी गार्डन में ये एक फैमिली वॉक कर रही है और इसके लिए ये मौका अच्छा है कि कोई और को शिकार तो मिला नहीं, तो क्यों ना इनको शिकार कर लिया जाए। अपनी हल्की हल्की घुराहट के साथ इसके दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे होते हैं कि किसके ऊपर झपट्टा मारना है, किसको पकड़ना और कैसे यहाँ से मैंने भागना है। क्योंकि मेरे साहब ये तो जानते थे कि यहाँ पे फ़िलहाल अभी इन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जो आसपास के जंगलात होते हैं वो तो हम जानते हैं कि हमें कोई जानवर नज़र आए ना आए, लेकिन हम सब जानवरों को नज़र आ रहे होते हैं। ये तो बात अक्सर ही लोग कहते हैं और ये सच भी है। और यहाँ पे विश्वा पूरी जो है वो अलर्ट होके इन्हीं की ओर देख रहा होता है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। करते करते एकदम से नज़रें जो होती हैं विश्वा की जंगल की ओर भी होती हैं, क्योंकि कोई ना कोई अगर परेशानी होती तो वहीं पे होती। एकदम से ज़ोरदार धाड़ की आवाज़ आती है इन सबको जंगल में से। यहाँ ये फैमिली मेजर साहब की जैसे ही इस धाड़ को सुनती है तो सारे एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनके तो पाँव से ज़मीन निकल जाती है। ये देखते हैं आसपास कुछ नज़र तो नहीं आ रहा होता, वही अंधेरा होता है या मिस्ट होती है। और जैसे ये मज़ीद गौर करते हैं तो उसी धुंध के ऊपर से एकदम से कूदता हुआ इनको दूर जंगल से वो बाघ नज़र आता है जो कि शायद इन्हीं की ओर बढ़ा है। यहाँ मेजर साहब समझ जाते हैं कि ये बाघ का हमला हो गया और वो फ़ौरन से अपनी बीवी को धक्का देते हैं और अपनी पिंकी को कहते हैं कि फ़ौरन अंदर भागो, और अपनी गन की ओर अभी रखने जाते ही हैं कि गार्ड भी बाहर आ जाता है। और गार्ड जब ये नज़ारा देखता है तो उसके भी हाथ जम जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, जबकि बंदूक उसके पास होती है। मेरे साहब भी अपनी बंदूक जो पकड़ने के लिए अभी जाते हैं टेबल की ओर, लेकिन काफ़ी हद तक वो बाघ अंदर आ चुका होता है इनके गार्डन में। इस दौरान तक विश्वा सारे नज़ारे को देख चुका होता है और उसको पता होता है कि मैंने अब क्या करना है। उसके हाथ में ही जो लाठी होती है वो पकड़ता हुआ लपकता है उसी ओर जहाँ से बाघ आ रहा होता है और एक ज़ोरदार आवाज़ था कि साहेब आप पीछे हो जाएं। करते करते भागता हुआ साहेब और बाघ के बीच में आ जाता है और बाघ जैसे ही एक ज़ोरदार जंप करता है अपने पंजे बढ़ाता हुआ मेजर की तरफ, बीच में विश्वा आ जाता है और अपनी लाठी से उसको मारता हुआ एकदम से गिर पड़ता है। बाघ भी जब देखता है कि विश्वा बीच में आ गया तो वो अपना पंजा ऐसी ज़ोर से विश्वा की ओर मारता है कि बस विश्वा दूर जाके गिरता है। अब इसी दौरान तक जो गार्ड होता है वो भी कुछ हरकत में आ जाता है और मेरे साहब को मौका मिल जाता है कि वो जो टेबल पर रखी बंदूक है उसकी तरफ लपक पकें। पकड़ते ही बंदूक मेरे साहब एक ज़ोरदार फायर करते हैं उसी बाघ की ओर, जो कि बाघ को लगता तो नहीं है। अब उस गार्ड को भी कुछ होश आ जाता है कि हाँ मैंने ये फायर भी करना है, आवाज़ सुनता है फायर की, तो वो भी उसी बाघ की ओर फायर करता है। लेकिन बाघ वहाँ से जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनता है और देखता है कि ख़तरा है, वो फ़ौरन ही उसी धुंध में वापस गायब हो जाता है और फिर नज़र नहीं आता। मेरे साहब और गार्ड 2-4 फायर और करते हैं ताकि वो बाघ वहाँ से डर के भाग सके या उसको गोली लग सके। फ़ौरन ही अब भागते मेरे साहब विश्वा की ओर और विश्वा को संभालते हैं। देखते हैं कि विश्वा ठीक तो होता है, लेकिन विश्वा के हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा पंजा लगा होता है बाघ का, जहाँ से बहुत खून भी बह रहा होता है। फ़ौरन गार्ड की मदद के साथ विश्वा को अंदर लेके जाते हैं और उसकी ड्रेसिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। ड्रेसिंग मुकम्मल करने के बाद मेजर हडसन बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं विश्वा का कि उसने उनकी जान बचाई। हाँ वो ठीक कह रहा था कि इस माहौल को ईजी नहीं लेना चाहिए, आसान नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे जंगली जानवरों का ख़तरा कभी भी किसी वक्त हो सकता है। तो विश्वा कहता है कोई बात नहीं साहब, आपकी जान तो बच गई, बाकी कोई बात नहीं, आगे एहतियात मज़ीद कर लेंगे। मुझे आइडिया था कि यहाँ पे ख़तरा हो सकता है, मैं इसलिए अलर्ट था अपनी डंडे लाठी सोटे पकड़ के, ताकि कोई भी आपको परेशानी ना हो सके। लेकिन फिर भी बहुत बचत हो गई कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरह से विश्वा जो है वो मेजर साहब की अपनी जान जोखिम में डाल के उनकी जान बचाता है और उनको आगे से इस तरह सेफ गार्ड भी करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इन स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। अपने दोस्तों में, अजीज़ों में हमारी स्टोरीज़ के बारे में बताएं ताकि वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और महसूस हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे।